नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसके एमसीक्यू का, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपका काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि हम जो है इसमें और भी एडिशनल पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बट बिफोर वी बिगिन, ग्रेड अप आपके सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए एक सुपर कोर्स लेके आया है यहाँ पे, जिसके थ्रू जो है आप लोग एसएससी जेई, राजस्थान जेई, इसके अलावा जितने भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम आपके होते हैं, तो केवल आप लोग जो एक सब्सक्रिप्शन के साथ में इन सभी एग्जाम का आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको आपको जो है लाइव कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लाइव क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, और स्टडी प्लान भी आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। और इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ये सारे डिजाइन किए गए एक्सपर्ट्स के द्वारा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये सारे जो कोर्सेस आपके, ये सारे ब्रांचेस के आपके अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, और साथ में मैकेनिकल इंजीनियर्स का। तो इन सभी का जो है केवल आप लोग एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में जो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये सारे कोर्सेज जो हैं आपके ये मंथ ड्यूरेशन में भी अवेलेबल है। जैसे आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी, और 12 मंथ का भी आप लोग कर सकते हैं। बट ये प्राइस आपको भी पे नहीं करना, अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है अप टू 31 मार्च तक का। तो आपके लिए डिस्काउंटेड प्राइस ये रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये देखिए, प्राइस आपका इंक्रीज होने ही वाला है, तो आप लोग जो है इसको पहले अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, कोर्स को अवेल करने के लिए ग्रेडअप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप लोग जो है अवेल कर सकते हैं कोर्स को। तो देखिए, आज के सेट नंबर 5 का आपका पहला क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी 4 सेट डिस्कस कर लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। तो देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसमें देखिए दिया आपका, नीति आयोग वॉज फॉर्म 25 जनवरी 2016। तो ये देखिए स्टेटमेंट जो आपका ये रॉन्ग दिया हुआ है नीति आयोग के बारे में। और इसके बाद सेकेंड में आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए, जो नीति आयोग है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, तो ये कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में नहीं आता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है, द फुल फॉर्म नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिया हुआ, जबकि होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें, द नीति आयोग इज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नीति आयोग से रिलेटेड देखिए जितने भी आपके कॉन्सेप्ट, इसके रिलेटेड जो जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग देख लेना यहाँ पे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, और इसका देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, हम लोग इस तरीके से, इन्होंने जैसे इसकी स्थापना की गई थी ताकि जो है हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके, और साथ में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेसिस पे, जिसमें कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं तो उन सभी को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें जो प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है इसमें, तो वो है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि जो लोग नीचे लेवल तक के गवर्नमेंट में है तो उनको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। तो ये मकसद से जो है नीति आयोग की फॉर्मेशन की गई थी, जिसकी फॉर्मेशन की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और ये देखिए किसको रिप्लेस करके आया हुआ था, ये प्लानिंग कमीशन को, और आता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। हेडक्वार्टर है इसकी न्यू दिल्ली में, और इसका जो एजेंसी का जो एग्जीक्यूटिव जो हेड है, तो इसका देखिए चेयरपर्सन खुद इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी जी है करंट में भी। और वाइस चेयरपर्सन है इसके अभी राजीव कुमार, और सीईओ इसके हैं अमिताभ कांत है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नीति आयोग से रिलेटेड, तो आप लोग जो इन्हें याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर। तो देखिए, प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस जो होती है, तो ये कितने समय तक के लिए फोर्स में रह सकता है अगर एक बार ऑर्डिनेंस लागू हुई हुई तो देखिए ये इसका ड्यूरेशन होता है, दैट इज 6 मंथ के लिए ही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है, तो ये उस समय लाई जाती है कि जब से कोई भी हाउस जो है वो सेशन में नहीं रहती है, लेकिन कोई एक ऐसा कानून है जो कि लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट जो है तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये ला सकते हैं। जब
कोई भी हाउस जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट गया है वो सेशन में अगर नहीं रहती है तो ये आप लोग याद रखना ये पॉइंट। ये कब इशू किया जाता है कि जब मान लीजिए कि एक हाउस जो है पार्लियामेंट का वो सेशन नहीं करती है, उस समय ये ऑर्डिनेंस लाई जाती है। तो और इसका देखिए जो मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है ऑर्डिनेंस का, ये 6 मंथ का होता है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें 6 वीक्स का भी होती है, यानी कि ऑर्डिनेंस जो है आपका मतलब कि ये 6 वीक तक ये रहेगा जब जब हाउस जो है सेशन में आ चुकी है। तो और उसके बाद अगर हाउस सेशन में नहीं है तो वो 6 मंथ तक ये रह सकता है। तो जो भी इसमें जो प्रावधान है मतलब वो दोनों आपके हो सकते हैं। तो मेनली इसमें आपको 6 मंथ का दिया था, तो आप लोग जो है इसको टिक करना। लेकिन अगर सेशन अगर जैसे हाउस जो है वो सेशन में रहती है तो वो उसके बाद फिर वो 6 मंथ तक वो वैलिड रहती है। उसके बाद ऑर्डिनेंस जो है तो फिर नल एंड वॉइड हो जाती है। तो ये है आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कौन सा रिवर है कि जो ईस्ट से वेस्ट से फ्लो नहीं करती है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है नर्मदा, कावेरी, ताप्ती और माही नदी। तो इसमें देखिए दोस्तों जो आपका कावेरी नदी है तो ये इसका फ्लो पैटर्न जो है तो ये वेस्ट टू ईस्ट है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। और बाकी जैसे नर्मदा आपका हो गया, इसमें ताप्ती और माही नदी है, तो इन सब का जो फ्लो पैटर्न है तो वो ईस्ट से वेस्ट में, यानी कि वेस्ट में इधर आपका अराबियन सी है तो इधर तक ये ड्रेन करती है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमने आपके लिए जारी किया हुआ है यहाँ पे जितने भी पेनिनसुलर रिवर है और जिनका फ्लो पैटर्न किस तरीके से है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है मतलब कि ये जो है वेस्ट से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट फ्लो करती है और अराबियन सी में जाकर ड्रेन करती है। तो इसमें आपका जैसे नर्मदा आपका हो गया, ताप्ती नदी हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया और लूनी हो गया। तो इसमें से देखिए कुछ ऐसे हैं कि जिनका जो ड्रेनेज पैटर्न है तो वो इंडिया में मतलब कि टेरिटरी में ही वो एंड हो जाती है। लेकिन इसमें नर्मदा और ताप्ती आपका मेनली है कि जो कि ये मतलब कि ये जो है अरबियन सी में आकर ड्रेन करती है। और उसके वहीं पे देखिए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपका है तो इसमें आपके हैं सुवर्णिका रिवर आपका हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपका हो गया। तो ये सारे जो है आपका ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि इनका फ्लो पैटर्न इस तरीके से होता है और इधर बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन कर जाती है। फिर अगला देखिए कि हु रोट द फेमस नोवेल आनंद मठ। तो फेमस नोवेल आनंद मठ जो है तो ये किसने लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो आनंद मठ जो लिखा जो फेमस नोवेल है तो ये लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया हुआ आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए इनका नाम दो तरीके से आपका रहता है, एक तो आपको जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी भी रहता है, कहीं पे आपको ये भी मिलेगा। तो दोनों आपका सही रहेगा। तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए ये 1870 में ये लिखा गया था। ये वंदे मातरम मतलब कि उस समय ये लिखा गया था, ये उसी का ही जैसे एक मतलब एक दोहा है मदरलैंड के लिए इन्होंने लिखा हुआ था। और फिर इसको लेटर ऑन जो है ये इंक्लूड किए थे इन्होंने अपने नॉवल में आनंद मठ में। और ये जो सॉन्ग था वंदे मातरम तो ये देखिए स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी बंगाल में तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा ये उस समय गाई गई थी। तो ये आनंद मठ जो नॉवल है तो ये उसी का ही हिस्सा है वंदे मातरम, जो कि उसी में से ही ये लिया गया है फेमस सॉन्ग जो वंदे मातरम हमारा है। तो जो नॉवल है आनंद मठ तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही। बट ये जो वंदे मातरम वक्त ये उसी का ही एक हिस्सा, इसी नॉवल का ही एक हिस्सा है, जो कि स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था बंगाल में तो उस समय ये बहुत ज़्यादा गाई गई थी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कोलकाता, पारादीप, कोचीन, मुंबई। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो आपका है तो ये मुंबई में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में तो उसका लिस्ट हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ पोर्ट जैसे वेस्ट कोस्ट पे है और कुछ ईस्ट कोस्ट पे हैं। तो जितने भी वेस्ट कोस्ट में आपका है तो इसमें आपका जैसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आपका होगा, जिससे पहले कंडला पोर्ट के नाम से भी जाना आता था, तो ये आपका गुजरात में है। फिर अगला आपका मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है तो ये महाराष्ट्र में आपका है। फिर इसके बाद आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो ये भी महाराष्ट्र में आपका है, यानी कि मुंबई में, जिसे पहले नवाशेरा पोस्ट भी बोला जाता था। फिर इसके बाद आपका मर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट है गोवा में। फिर इसके बाद आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट कर्नाटक में है। कोची पोर्ट ट्रस्ट जो होती है केरल में है। तो ये सारा लिस्ट आप लोग एक बार देख लेना यहाँ पे। और इसके अलावा जो ईस्ट कोस्ट पे जो मेजर पोर्ट्स है तो उसमें आपका पहला यहाँ पे है बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, इसको टूटीकोरिन पोस्ट भी पहले बोला जाता है, ये तमिलनाडु में आपका है। फिर अगला चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, ये भी तमिलनाडु में ही है। और इसके अलावा कमराजार पोर्ट ट्रस्ट है जो कि इनोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, तो ये तमिलनाडु में ही है। फिर इसके बाद आपका विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट जो है तो ये आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद आपका पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जो है तो ये उड़ीसा में है। फिर एक और आपका देखिए यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, जो कि पहले हल्दिया और कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, तो ये वेस्ट बंगाल में आपका है। और एक पोर्ट ब्लेयर में भी एक पोर्ट है आपका यहाँ पे, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये लोकेटेड है। तो ये सारे मेजर पोर्ट आपके हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। तो इन सभी का लिस्ट जो है आप लोग याद रखना।
तो यहाँ पे आपसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का आपको पूछा गया था, तो ये मुंबई में आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का जो ये पॉलिसी था, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, तो ये एक प्रो इम्प्लोजिंग अप्रोच था, जो कि ब्रिटिश किंगडम का अपना जैसे इंडिया में इन्होंने अपना एक्सपैंड करने के लिए एक पॉलिसी इन्होंने अपनाया हुआ था। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी जैसे, तो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इन्होंने देखिए जैसे इंट्रोड्यूस इन्होंने उस समय करने ये उन्होंने किया था कि जैसे मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट कोई भी इंडियन स्टेट है जिसका भी कोई भी मतलब कि उसके उत्तराधिकारी अगर नहीं रहते हैं, तो वो जो है उसके अंदर में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में वो आ जाएंगे। तो ये इन्होंने नीति अपनाया था, हड़पने का ही एक नीति था बेसिकली। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा था है कि इस जो पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का, तो इसके तहत कौन सा ऐसा पहला जो था कि जो कि इसके अंदर में आया हुआ था, इस लैब्स के अंदर में अप्लाई हुई थी, तो वो है आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये पहला ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर में ये आया था। तो ये है आपका, ये भी आप लोग याद रखना, सतारा जो आती है ये भी आपसे पूछा गया था एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इनमें से कौन सा पेयर ऑफ डिजीज है जो वायरस से कॉज होती है? तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है रवाइस दिया हुआ, मम्प्स दिया हुआ है, एड्स और सिफिलिस दिया हुआ है, टाइफाइड, टेटनस, कोलरा और ट्यूबरकुलोसिस है। तो देखिए अगर आपने लिस्ट देखा होगा जितने भी डिजीज जो होते हैं, तो इसमें देखिए जो टेटनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये तो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज आपके हैं। इसके अलावा इसमें एड्स आपका दिया हुआ है और सिफिलिस भी दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों जो एड्स है, तो ये वायरस के चलते तो होती है, लेकिन जो सिफिलिस जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये बैक्टीरिया को होने वाला डिजीज है, जो कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होती है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन तो आपको होगा नहीं बी, और सी डी तो होगा नहीं। तो बचा आपका यहाँ पे रेबीज और मम्प्स, तो ये जो है वायरस से होने वाला आपका डिजीज है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिस्ट आपका सारा दिया हुआ है, और जितने भी डिजीज जो होते हैं वेरियस जो पैथोजेंस के चलते, तो इसमें आप सभी को याद रखना। जैसे वायरस से होने वाला डिजीज जो आपका है, तो इसमें आपका एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, डेंगू, इबोला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हाइड्रोफोबिया, मिजल, मम्प्स, जर्मन फीवर, जीका वायरस, पोलियो, हर्प्स और रुबेला आपका हो गया। और वहीं पे जो आपका बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, तो इसमें आपका टी स्टार्टिंग में आता है, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस हो गया। फिर लेप्रोसी, कोलरा, वुफिंग कफ, निमोनिया, प्लेग, एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया आपका हो गया। फिर वहीं पे देखिए प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है, जिसमें कि आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मलेरिया। फिर काला आजार है, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया, लिसेमिनेसिस है और डाइजेंट्री है। फिर इसके बाद देखिए फंगस से जो होने वाला डिजीज आपके हैं, तो इसमें आपका रिंग बॉम हो गया, स्केवीज हो गया और एथलीट्स फुट हो गया। तो ये सारे लिस्ट आपका दिया हुआ है डिजीज का, और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा जो जीके का हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो इन सभी को याद करना, क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल इंडियन शूटर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें जो है आपको जो इंडियन फेमस इंडियन शूटर है, जो प्रोफेशनल प्लेयर है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों आपको जो है ये पूरा याद रखना होगा कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है इंडिया से रिलेटेड, और वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो लिस्ट आपको ये याद रखना होगा, तभी जो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है सुधा सिंह दिया हुआ है। तो सुधा सिंह जो है ओलंपिक एथलीट्स है। फिर उसके बाद इसमें आपका दिया हुआ है शिवानी कटारिया आपका दिया हुआ है इसमें। तो शिवानी कटारिया जो है ये इंडियन स्विमर है। फिर उसके बाद इसमें देखिए अंजलि भागवत आपका दिया हुआ है। तो ये जो है एक प्रोफेशनल इंडियन शूटर है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। और बाकी सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो आपको जो है ये सारे याद रखने होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और स्पोर्ट्स जो भी बिलोंग करते हैं। तो ये लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ में। वहाँ पे आपको पूरे जितने भी इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो खेलते हैं, तो उनका जो लिस्ट हमने दिया हुआ है, और किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे पूरा लिस्ट इसमें दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू द। तो इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमीशन जो रहते हैं, तो ये किसके इलेक्शन से कंसर्न ये नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, तो इनका मेनली जो फंक्शनलिटी होता है, जैसे स्टेट में इलेक्शन हो गया, या फिर लोकसभा का जो इलेक्शन होती है, इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, तो इन सभी के लिए इलेक्शन कराने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन जो पंचायत या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होती है स्टेट के अंदर में, तो ये होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इसमें से देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, तो वो कराते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, जो कंसर्न स्टेट के जो होते हैं।
तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन। तो कौन सा इसमें से स्टेट है कि जो कि नर्मदा रिवर बेसिन का जो पार्ट है वो बेसिन जो है मतलब वो फॉर्म नहीं करता है। तो इसमें आपको दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान जो है ये नर्मदा डेल्टा का पार्ट ये नहीं है। और देखिए जो टोटल जो नर्मदा रिवर आपका है तो इसका जो बेसिन है एरिया है तो लगभग ये 97,410 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कि मैक्सिमम जो पार्ट इसका है तो ये मध्य प्रदेश से फ्लो करती है। इसके अलावा कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र में भी है और इसके अलावा कुछ पार्ट जो है इसका गुजरात में भी है। और आप जानते हैं कि जो गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम है तो वो नर्मदा रिवर पे भी ये है। तो इस तरीके से इसमें राजस्थान आपका हो जाएगा, जो कि बेसिन फॉर्म यहाँ पे नहीं होती है नर्मदा रिवर की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट कुछ सेट्स आपके थे 5वें नंबर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो वो हमने आपको पूरा करा दिया यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से हम आगे भी आपको सेट जो है लाते रहेंगे आपका एग्जामिनेशन तक, जिससे कि आपका जो है रिवाइज हो सके और आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं और साथ में जो एडिशनल पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं तो वो भी आप लोग जो है नोट करते चलना। और इसके लिए देखिए पीडीएफ भी हमने आपके लिए रेडी बना दिया है, तो आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।